हाय स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हैं सभी लोग। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीप शर्मा। मैं पढ़ाऊंगा आपको आपके बोर्ड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। प्रॉपर रिवीजन आपको मिलने वाला है यहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जितने अच्छे से आप हर एक लेक्चर्स को मेरे देखते चले जाएंगे, उतने अच्छे से आपकी हर एक टॉपिक में अच्छे से कमांड होती चली जाएगी। मेरा मानना ये है कि आपके पास कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन ये आप लोगों के पास सबसे अच्छा टाइम होता है, जिसको हम हर एक चैप्टर्स में, हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट में फोकस करके और अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि बोर्ड में 100% मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं, तो उसके लिए आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको उन चैप्टर्स पर फोकस करना पड़ेगा जो बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड सबकी डेट आ चुकी है, आईएससी बोर्ड ने भी अपनी टेंटेटिव डेट्स दे दी हैं। तो लगभग अप्रैल के लास्ट वीक में सभी लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर एक टॉपिक पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, वीडियोज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और लाइक करिए अगर वीडियोज़ आपको मेरे पसंद आ रहे हैं। और जितना अच्छा आप प्यार देंगे, उतना ही अच्छे आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। मेरी कोशिश यही होगी कि हम आपके बोर्ड के पहले आपके लगभग सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें, उसके बाद हम प्रॉपर रिवाइज भी करवा दें। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे हम मेनली ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। मैं आपको दूंगा हर एक चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड का पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला है। हर एक बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस आपके लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उनको मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ टॉपिक वाइज, बारी बारी से। तो हम देर नहीं करेंगे और अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वेक्टर अलजेब्रा, जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा के बाद हम 3D पढ़ते हैं, प्लेन पढ़ते हैं। एक मेजर पार्ट होता है, ठीक है ना। तो उस मेजर पार्ट को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम प्रोबेबिलिटी और इंटीग्रेशन, इन सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो मेनली मेरा मोटो ये है कि आप लोग अपने 100% मार्क्स सिक्योर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करें, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करें और इधर उधर की चीज़ों पे ना लग के आप अपने में केवल पढ़ाई में, आप अपने केवल पढ़ाई पे फोकस ही करें। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको बोले दे रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला हो सके। क्योंकि कोविड टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने मतलब प्रॉपर क्लासेस नहीं अटेंड किए, प्रॉपर उनको सिलेबस के बारे में नहीं पता है। मैं आपको हर एक बोर्ड की स्ट्रेटजी बताऊंगा, हाउ टू प्रिपेयर इन लिमिटेड टाइम्स। एग्ज़ाम हॉल पे हम आप कितने अच्छे तरीके से आप टाइम को मैनेजमेंट कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। बट आज का टॉपिक हमारा है वेक्टर अलजेब्रा, तो सबसे पहले हम वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस करेंगे और बीच बीच में हम आपको ये इन्फॉर्मेशंस भी देते रहेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा हम सबसे पहले आज बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा को हम लोग पढ़ने से पहले हम यहाँ पर मेन चीज़ ध्यान देंगे कि वेक्टर अलजेब्रा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है वेक्टर अलजेब्रा, तो यहाँ पर हम वेक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको ये बेटा ये पता होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर्स को अगर हम लोग पता करेंगे, तो वेक्टर्स को पता करने के लिए हम लोग बात करते हैं किसकी, फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो हमारी स्टार्टिंग ही वेक्टर अलजेब्रा की होती है फिजिकल क्वांटिटीज़। व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, टेम्परेचर, मास, स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, प्रेशर, वर्क एक्सेट्रा। तो ये सारी क्वांटिटीज़ मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ लिख रखी हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ पहले हम समझ लेते हैं क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम फिजिक्स में जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं, इसलिए हम उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ बोल देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए। अब अगर हम आपसे बात करते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, इनमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को जनरली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो हमारी हो गई स्केलर क्वांटिटी, ये ठीक, और दूसरी हमारी होगी वेक्टर क्वांटिटी, जो कि हमारी पूरी एक यूनिट दे रखी है।
वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमारा मेनली डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले हम यही स्टडी करने वाले हैं कि हमारे फिजिकल और वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस होगा। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जनरली हम बात करते हैं टाइम की, टाइम हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस एट्सेट्रा। हम वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, हम एरिया की बात कर सकते हैं, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। ओके, तो स्केलर क्वांटिटीज़ में हमें केवल नीड होती है उसके मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड एक्चुअल में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मीजर करते हैं। ओके, वो हमारा मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हम लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ हमारी होती है, सपोज हमारे पास एक लाइन दे दी जा रही है, लाइन सेगमेंट बोला जा रहा है, सिंपल ए बी लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हमको मीजर करना है तो हम ये देखें कि इस लाइन पे हमको कितना यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, ठीक है ना। तो सपोज हमको एक ए यूनिट ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो हम बोल देंगे कि जो हमारा ए से बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी ए यूनिट है। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि ए बी की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? ए यूनिट हो जाएगी। अब ए की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब हमको यहाँ पर डायरेक्शन की नीड नहीं है। मतलब सेकंड चीज़ मैंने अभी आपको ओपन की कि हमको सेकंड चीज़ की जो ज़रूरत होती है वो डायरेक्शन होती है। नाउ कम टू द वेक्टर क्वांटिटीज़। अब हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज जैसे हमने स्केलर क्वांटिटीज़ में सीखा है कि हमारे पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड की नीड होती है ऐसी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए बेटा हमको ज़रूरत होती है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब बोलेंगे सर आप वेक्टर क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन के लिए हमको मेनली नीड क्यों पड़ रही है? आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हमने आपको बोला कि कोई पॉइंट ए है और कोई दूसरा पॉइंट बी है। अगर हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है तो हमको अप्रोच करनी पड़ेगी पॉइंट ए से पॉइंट बी कर। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए हमारी मेनली कोई ना कोई तो हमको एक पाथ कवर करना पड़ेगा जिससे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाएं। अगर हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है तो जाहिर सी बात है कि हमको पॉइंट ए के राइट साइड पे चलना पड़ेगा। किधर चलना पड़ेगा? राइट साइड पे चलना पड़ेगा। और अगर हम पॉइंट ए के लेफ्ट साइड पे चलेंगे तो हम पॉइंट बी से दूर जा रहे हैं। तो इसलिए हमको मेनली क्या करना पड़ता है? ऐसी क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने के लिए क्या करना पड़ता है? डायरेक्शन की जरूरत होती है। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सारी क्वांटिटीज़ हमारी कैसे आती है? वेक्टर क्वांटिटीज आती है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि जैसे हमारे पास कोई एक बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी में अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, हम इस बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वेक्टर एफ, ठीक, तो अब इस जो बॉडी का मोमेंट होगा वो डिपेंड करता है कि हम फोर्स को किस डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम लोग फोर्स को टुवर्ड्स राइट साइड अप्लाई करेंगे तो इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो राइट साइड होगा। ओके, और अगर हम लोग इस फोर्स को इसके ऊपर अप्लाई करें तो बॉडी हमारी डिस्प्लेस नहीं होने वाली है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसी क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास फोर्स है, फोर्स को अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है ना, तो यहाँ पर हमको डायरेक्शन की नीड पड़ रही है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसके हेल्प लेते हैं? डायरेक्शन की और मैग्नीट्यूड की। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी जो होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये आपके सामने लिखी हुई है। फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी की सारी जो हमारी क्वांटिटीज होंगी वो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जनरली वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो हम उनका नोटेशन क्या देंगे, उनको रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं? अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है
कि अगर हम किसी एक लाइन सेगमेंट पे डायरेक्शन दे दें तो वो लाइन सेगमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटीज को या फिर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने लगता है। अब हमने क्या लिखा है, इट इज़ डिनोटेड एज, किससे डिनोट कर सकते हैं, देखते हैं, इट इज़ डिनोटेड एज। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि हम डिनोट करते हैं किसी भी नंबर पर अगर हम लोग वेक्टर का सिंबल लगा दें, किसी भी नंबर पर, सपोज हमारे पास कोई एक नंबर ए है, ठीक है ना, अगर हम इसके ऊपर एक क्या लगा दें, वेक्टर का सिंबल लगा दें, तो हम इसको क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटीज, यानी ये नोटेशन होता है। क्लियर, ये नोटेशन होता है वेक्टर का। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर हम किसी पॉइंट को लेके चल रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी। ठीक, ऐसे समझिए। अगर हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं, किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर का सिंबल लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे। अब इसको हम कैसे रीड करते हैं, वेक्टर ए या फिर ए वेक्टर। ठीक, दूसरा वेक्टर ए बी, ठीक, वेक्टर पी क्यू, दीज आर द नोटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर, आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें आपके क्लियर हो चुकी होंगी कि सबसे पहले हमने सीखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। जनरली दोज क्वांटिटीज़ विच आर यूज्ड इन फिजिक्स are known as physical quantities, and the physical quantities are divided into two parts. physical quantities को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको केवल मैग्नीट्यूड की नीड है, उनको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज, लाइक टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, एरिया एट्सेट्रा। बट वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ओके, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ को जैसे मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक किसी नंबर के ऊपर आपको साइन लगाना होगा वेक्टर का। अब थोड़ा सा हम इस पर और देखते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, क्योंकि मैंने लाइन सेगमेंट की बात की तो थोड़ा सा अब हम लोग मेनली वेक्टर को समझते हैं क्या है वेक्टर। सपोज हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है। सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ओके, लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए और इसको मैंने बोल दिया पॉइंट बी। क्लियर, अब अगर हम इस लाइन सेगमेंट में अगर हम डायरेक्शन दे दें ए टू बी, अगर हम डायरेक्शन दे दें ए टू बी, तो इसको अब हम जनरली पढ़ेंगे वेक्टर ए बी। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए बी। क्लियर, और अगर हमने इसी लाइन सेगमेंट को, सपोज यही लाइन सेगमेंट हमारे पास होती और अगर हम इस पर डायरेक्शन देते, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और अगर हम इसको डायरेक्शन दें बी टू है, तो ये हमारा बेटा रीड किया जाएगा वेक्टर बी ए। क्लियर, इसको हम क्या रीड करेंगे, वेक्टर बी ए। क्लियर, तो ये एक लाइन सेगमेंट पे, ठीक है ना, अभी तक जब तक हम वेक्टर नहीं लिख रहे हैं तब तक ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, स्केलर क्वांटिटीज है, और जैसे मैंने इसमें डायरेक्शन दे दी तो वो हमारा बन गया वेक्टर क्वांटिटी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जनरली वेक्टर को हम एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वेक्टर को डिनोट करने के लिए हमको एक लाइन की ज़रूरत होती है ना, तो लाइन सेगमेंट ही होता है जो वेक्टर को हमारा रिप्रेजेंट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पर। मेनली हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर होता है उसको डिनोट करने के लिए कौन कौन से ऐसे टर्म हैं या कौन कौन से ऐसे हमारे पास चीज़ें हैं जिनको मेनली इफेक्ट करता है वेक्टर को। तो वेक्टर को डिनोट करने के लिए या वेक्टर को स्टडी करने के लिए हमारे पास तीन मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है, पहला फैक्टर जैसे आपको पता ही है कि हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है मैग्नीट्यूड, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। मैग्नीट्यूड ओके। दूसरा होता है सेंस,
दूसरा होता है हमारा सेंस, और तीसरा होता है लाइन ऑफ एक्शन। तीसरा बेटा होता है लाइन ऑफ एक्शन। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझ लेना। अब सपोज हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। हम तीनों चीज़ों को बारी बारी से पहले समझ लेंगे। एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है हमारे पास, इसको मैं बोल रहा हूँ ए और इसको मैं बोल रहा हूँ बी। तो अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इसको वेक्टर से डिनोट करें कि ये लाइन सेगमेंट को अगर मैंने ए से बी पे डायरेक्शन दे दी है तो इसको हम वेक्टर ए बी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये वेक्टर हमारा ए बी होगा, क्लियर। अब इस वेक्टर की कोई ना कोई लेंथ जरूर होगी, इस वेक्टर की लेंथ जरूर होगी। सपोज इसकी लेंथ हमारे 2 यूनिट है, ठीक है ना। मैं यूनिट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं मीटर डेसीमीटर नहीं डिस्कस करना चाह रहा, मैं सिंपल सा यूनिट लिख रहा हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 यूनिट है। तो हमको इस वेक्टर की लेंथ बतानी है, यानी उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होगा। सेंस का मतलब होता है कि हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, डेट इज द सेंस। अगर हम ए से बी पर जा रहे हैं तो वेक्टर ए बी बोला जाएगा, और अगर हम बी से ए आ रहे हैं तो वेक्टर बी सी बोला जाएगा। तो सेंस की नीड होती है यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा, कि हम लोग किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, तो वो सेंस बताता है, वही मेनली हमारा डायरेक्शन बताता है। अब लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यही होता है कि व्हाट इज़ द लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने अभी आपको फोर्स के बारे में बताया, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक बेस है, ठीक है ना, और इस बेस पर हम क्या कर रहे हैं, बॉडी रख रहे हैं, ये एक बॉडी है जिसका मास m है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब हमको क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। हमको क्या चाहिए, वर्क डन। सपोज हमको चाहिए वर्क डन, ठीक है ना। अब वर्क डन हमको चाहिए, तो वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉडी को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर बॉडी यहीं पर बनी रहेगी तो बिना डिस्प्लेसमेंट के वर्क डन हमारा 0 माना जाता है। तो होगा क्या कि अब हम इस बॉडी पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं जिससे हमारी बॉडी डिस्प्लेस हो जाए। सपोज हमको ये पॉइंट ए है, इस बॉडी को हम पॉइंट बी तक शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर हम पॉइंट ए को पॉइंट बी तक शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम इस बॉडी के अपवर्ड हम लोग यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन पे या फिर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन या फिर अपवर्ड डायरेक्शन पे हम लोग इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी हमारी अभी भी रेस्ट पे ही बनी रहनी है, ठीक है ना। अगर हम, क्योंकि डाउनवर्ड तो हमारे पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम अपवर्ड से ही ऊपर से हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी अपनी जगह पर बैठी रहेगी, ये कोई भी डिस्प्लेसमेंट इसमें होने वाला नहीं है। तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये हो गया कि हम अगर जो इस बॉडी पर हम यहाँ पर कहीं बॉडी के कहीं यहीं पर हम फोर्स अप्लाई करें तो इस बॉडी पे क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा कैसा होगा, कम फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी बॉडी ए से बी तक आसानी से आ सकती है, क्लियर। और अगर हम यही इसके अलावा, जैसे ये हमारे पास क्या है 0 डिग्री हमने बोल दिया, 0 डिग्री पर हमने क्या किया है, इसको फोर्स अप्लाई किया है और ये बॉडी हमारी क्या किया, अब शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गई है, ठीक। और अगर यही हम इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करते या इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करते तो थोड़ा सा हमको फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता। सपोज ये फोर्स हमारा वेक्टर F है तो यहाँ पर हमको F1 की नीड पड़ती, ठीक है ना, और यहाँ पर हमको F2 की नीड पड़ती। तो इसलिए लाइन ऑफ एक्शन की मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि बॉडी हमारी कैसे काम कर रही है और उसके लिए हमारे पास नीड क्या क्या है। जैसे हमारे पास नीड्स का मतलब ये हो गया कि हमारे पास फोर्स है तो हम कम से कम फोर्स में बॉडी को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस लाइन ऑफ एक्शन पे वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक। मेनली ये होता है लाइन ऑफ एक्शन। और अगर हम अच्छे समझना चाह रहे हैं तो इसमें 2-3 चीज़ें और हैं, आप ये भी समझ लीजिए। सपोज हमने फिर से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, क्लियर। अब है क्या, ये जैसे बॉडी है हमारे पास, सपोज ये कोई एक बॉडी है, ये कोई बॉडी है हमारे पास, ठीक है ना। अब अगर हम इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है ना, और इस पॉइंट हम सी की बात करते हैं। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को हम पॉइंट ए तक लाना चाह रहे हैं तो हम कुछ इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इस बॉडी का जो रोटेशन होगा वो कैसे होगा,
ये लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू ही रोटेट करेगी, मतलब ये हमारी शिफ्ट होकर इधर आएगी, फिर हमारी शिफ्ट होकर इधर आएगी, तो ये वर्क करती है अपने एक्सिस। ये कैसे घूमेगी, इसका कोई एक सेंटर होगा और ये मूव करेगी, तो इसके रोटेशन के लिए लाइन ऑफ एक्शन की ज़रूरत है। अब ऐसे नहीं कि हम अगर बॉडी पे इस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी उछलती हुई आ जाएगी, इधर उछलती हुई आ जाएगी, ठीक है ना। तो वेक्टर में इसलिए हम लाइन ऑफ एक्शन की नीड करते हैं। ठीक, हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की, जैसा कि आपके पास मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स के टाइप्स लिख रखे हैं। पहला हमारा जीरो वेक्टर होता है, नल वेक्टर जिसको हम बोलते हैं, यूनिट वेक्टर जिसकी लेंथ 1 यूनिट होती है, इक्वल वेक्टर, ओके, अपोजिट वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है ना, निगेटिव ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पर मैंने 2 बार ये निगेटिव ऑफ वेक्टर्स लिख रखा है, ठीक है ना। ये ही मैं बारी बारी से हर एक वेक्टर के टाइप्स को डिस्कस करूँगा। क्लियर, देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नल वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर की। तो पहले हम बात करते हैं नल वेक्टर की। नल वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है, 1 यूनिट 0 होता है, उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट था, ठीक है ना, एक वेक्टर हम बोल सकते हैं, ये लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे ए, इसको हम बोलेंगे बी। क्लियर, इसको हम बोलेंगे ए और क्या बोलेंगे, बी, ठीक है। तो अगर हम सपोज ए बी की लेंथ अभी हमारे पास 5 यूनिट थी और हम किसी तरीके से पॉइंट बी को पॉइंट ए तक हम क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, यानी हम क्या करें, इसके बीच का जो सेपरेशन है वो कम करते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, अब इनके बीच की लेंथ हमने क्या कर दी, 3 यूनिट कर दी। फिर अब हम इनके बीच की यूनिट कर रहे हैं, लेंथ कर रहे हैं 2 यूनिट, फिर इनके बीच की जो लेंथ हो गई 1 यूनिट, और धीरे धीरे से ये जो हमारा बी पॉइंट था वो कहाँ पर आ गया, ए पॉइंट पर आ गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, ए और बी क्या हो गए, एक ही जगह पर आ गए। ए और बी क्या आ गए, एक ही जगह पर आ गए। जब ये ए और बी एक ही जगह पर आ गए तो इस वेक्टर की जो लेंथ हो गई वो हो गई 0। जब इस वेक्टर की लेंथ 0 हो गई तो एक्चुअल में ये क्या वेक्टर एक लाइन सेगमेंट था जिसको हम लोग डिक्रीज करके लेके आ रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे नल वेक्टर। क्योंकि जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है तो उस वेक्टर को हम बोलते हैं नल वेक्टर। क्लियर, तो इस तरीके से हम नल वेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो नल वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है, उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। नल वेक्टर के बाद हम बात करते हैं इसमें यूनिट वेक्टर। क्या बात करते हैं हम, यूनिट वेक्टर। सपोज हमारे पास कोई एक पी क्यू लाइन सेगमेंट है, पी क्यू लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, ये इसके एंड्स पॉइंट है। अब हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 5 यूनिट है। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 5 यूनिट दी है। अब अगर इस लेंथ को मैं 1 करना चाहूँ तो क्या करूँगा, यानी 5 में हम 5 का क्या कर दें, अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट मिल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर का मतलब यही होता है कि अगर हमारे पास किसी वेक्टर की जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है वो अगर 1 यूनिट है तो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो हम इसको यूनिट कैसे बना सकते हैं, तो इसके इस जो वेक्टर जो दिया हुआ है, वेक्टर जो पी क्यू दिया हुआ है, सपोज हम इसको पी क्यू बोले दे रहे हैं, तो जो वेक्टर पी क्यू दिया हुआ है इसमें हम इसके मैग्नीट्यूड से अगर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। अगर हम वेक्टर पी क्यू में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर पी क्यू का क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। समझ ना, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको समझा रखा है कि हमारे पास अगर हम 5 में 5 का डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे पास से कोई एक वेक्टर पी क्यू है, उस वेक्टर पी क्यू में हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट था, तो अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो अब जो उसकी लेंथ आएगी वो 1 यूनिट की आ जाएगी, जिसको हम उसके मैग्नीट्यूड को बोलेंगे कि 1 यूनिट हो चुका है। तो यानी अब हमारे पास क्या है, वेक्टर पी क्यू में अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को बेटा हम लोग मॉड से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, मॉड से डिनोट करते हैं, उसके मॉड से डिवाइड करवा दें तो ये हमको मिल जाएगा पी क्यू का यूनिट वेक्टर। ठीक, तो हम ऐसे यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोई भी जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है ना, सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई एक वेक्टर ए दिया हुआ है, तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो ए कैप होगा। क्लियर, और इसको हम डिनोट करेंगे वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए।
क्लियर, ये हमारा होता है यूनिट वेक्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यूनिट वेक्टर का खेल हमारा वेक्टर में बहुत बड़ा है, और इसको हम आगे चल के सीखेंगे भी कि यूनिट वेक्टर के बेसिकली रोल क्या है यहाँ पर। ओके, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो यूनिट वेक्टर मतलब हो गया कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो यानी अगर हम लोग वेक्टर एक ऐप का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। क्लियर, 1 आएगी। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हुआ। तीसरा इक्वल वेक्टर होता है। तीसरा क्या हुआ, इक्वल वेक्टर। तो अब अगर हम इक्वल वेक्टर की बात करते हैं यहाँ पर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास सपोज कोई दो वेक्टर दे रखे हैं, ठीक, कुछ इस तरीके से दे रखे, इसको मैं बोलूँगा ए बी और इसको मैं बोल दूंगा पी क्यू। अगर दोनों दो वेक्टर्स की लेंथ और डायरेक्शन इक्वल हो जाए, यानी जो वेक्टर ए बी है, ए बी का मैग्नीट्यूड मैं इक्वल कर दूं, यानी मॉड ए बी और मॉड पी क्यू, तो ये दोनों, इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ इक्वल हो गई, यानी मॉड ए बी इक्वल मॉड पी क्यू, और इनकी डायरेक्शन भी हमारी एक जैसी हो, सेम डायरेक्शन हो। तो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। तो यहाँ पर हम बोलेंगे वेक्टर पी क्यू इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बी, यानी मैं बोलूँगा वेक्टर पी क्यू जो है वो इक्वल है वेक्टर ए बी के। क्यों? क्योंकि वेक्टर पी क्यू की और वेक्टर ए बी की जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक, इक्वल वेक्टर के बाद मैंने यहाँ पर जो चौथे नंबर पे मैंने यहाँ पर लिखा है, मेंशन किया अपोजिट वेक्टर। ठीक है ना, तो अपोजिट वेक्टर क्या होता है हम ये देख लेते हैं। तो अपोजिट वेक्टर से ये आप समझ रहे हैं कि हमारे पास किसी एक वेक्टर के क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। क्लियर, आप ऐसे समझिए कि यही हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, दूसरा लाइन सेगमेंट है हमारे पास पी क्यू। क्लियर, ए बी पी क्यू। क्लियर, तो यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो, इसको बेटा अपोजिट बोलते हैं। अगर वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी पी क्यू की डायरेक्शंस अपोजिट है तो हम दोनों को क्या बोल देंगे, अपोजिट वेक्टर बोल देंगे। ठीक है ना, अब अपोजिट वेक्टर के लिए हम मैग्नीट्यूड को यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, बट दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शंस है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड पे हमारा अपोजिट वेक्टर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, तो वेक्टर पी क्यू और वेक्टर ए बी की अगर डायरेक्शंस अलग अलग हैं तो दोनों वेक्टर हमारे अपोजिट वेक्टर बोले जाएंगे। ठीक, इसी में एक हमारा आता है लाइक वेक्टर। क्या आता है, लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर क्या होता है, तो लाइक वेक्टर हमारा होता है जस्ट अगर हमारे पास दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो जाए, दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो जाए, ये दो वेक्टर हैं इनकी डायरेक्शन सेम हो जाए तो हम इनको बोल देंगे कैसे, लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर। अब इनके मैग्नीट्यूड क्या है, फिर से मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, अलग अलग मैग्नीट्यूड के वेक्टर है। जितने भी हमारे पास वेक्टर एक ही डायरेक्शन पे जा रहे होंगे, ये सारे के सारे हमारे पास जो वेक्टर होंगे, जैसे मैंने इसको बोल दिया एम एन, ठीक, एम एन बोल दिया, तो इन सारे दो, ये तीन वेक्टर मैंने ड्रॉ किए, इन तीनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो हम इनको बोलते हैं लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर का मतलब हो गया कि जब वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो जाती है। यही हमारे अनलाइक वेक्टर या अपोजिट वेक्टर हो जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने लिख रखा है को इनिशियल वेक्टर। क्या लिख रखा है, को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, तो पहले हम एक चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो चीज़ें बताई हैं, इक्वल वेक्टर बताया है और लाइक वेक्टर बताया मैंने। इक्वल वेक्टर का मतलब हो गया दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो ये इक्वल वेक्टर होंगे। और जो हमारे पास लाइक वेक्टर मैंने बताया, लाइक वेक्टर में केवल डायरेक्शन हमारी सेम होंगी, बाकी मैग्नीट्यूड से हमको कोई भी लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है या सेम नहीं है। ठीक,
तो हम ये बोल सकते हैं कि इक्वल वेक्टर्स आर लाइक वेक्टर, बट ठीक है ना, हर एक इक्वल वेक्टर लाइक वेक्टर हमारा होता है, बट हर एक लाइक वेक्टर हमारा इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे दो लाइक वेक्टर्स के, तो उनको हम इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हम निगेटिव वेक्टर्स की। निगेटिव वेक्टर या फिर निगेटिव ऑफ वेक्टर्स। सपोज कोई हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट बोला गया ए बी, सबसे अच्छा तरीका ये इनिशियल पे हम लोग चलते हैं। ए बी हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट बोला गया, ठीक। तो हमने डायरेक्शन ए से बी लिए, तो हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म होगा वो वेक्टर ए बी फॉर्म होगा। अब अगर हम यही डायरेक्शन बी से ए कर दें, यानी अगर हम डायरेक्शन क्या करते हैं बी से ए, तो जो हमारा वेक्टर फॉर्म होगा वेक्टर बी ए फॉर्म होगा। तो इस केस में जो वेक्टर ए बी होगा और वेक्टर बी ए होगा वो निगेटिव वेक्टर होंगे। तो निगेटिव वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव का मतलब माइनस साइन, तो यानी वेक्टर जो ए बी होगा उसका जो निगेटिव वेक्टर हो जाएगा वो माइनस बी ए हो जाएगा। क्लियर। सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का जो निगेटिव वेक्टर होगा वो माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। तो यानी किसी भी वेक्टर की जो निगेटिविटी है माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर हमारे पास निगेटिव वेक्टर है तो आप ये समझ लीजिए कि वो अपने डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है, इनिशियल डायरेक्शन के अपने अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। या फिर हम किसी वेक्टर की निगेटिव डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन पे वेक्टर को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमको माइनस साइन की जरूरत पड़ेगी। तो निगेटिव वेक्टर यही होता है कि जब हमारे पास मतलब किसी एक वेक्टर की क्या करने पड़े, हमको डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़े, मैग्नीट्यूड वही रहे, सारी चीज़ें वही रहे, केवल डायरेक्शन चेंज कर दे, तो हमारा बन जाएगा क्या, निगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा को इनिशियल वेक्टर्स की। को का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर को रिप्रेजेंट करता है कॉमन चीज़ों के लिए, ठीक है ना। को इनिशियल का मतलब हो गया कि इनिशियल का मतलब आप समझते हैं ना, जहाँ से हम वेक्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा को इनिशियल होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपसे को इनिशियल वेक्टर की। अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हों, सपोज ये हमारे पास है कोई फिक्स पॉइंट है, एक ये है, ठीक, एक ये है, एक ये है, ये, ठीक। तो अब अगर हम इनको हम कोई मतलब पॉइंट्स बोल दें ए बी सी डी ई और एफ, अगर हमारे पास ओ पॉइंट्स, इसको हम पॉइंट ओ बोले थे, अगर ओ पॉइंट का मतलब हो गया, ओ पॉइंट हमारा है इनका इनिशियल पॉइंट, यानी अगर सारे के सारे वेक्टर हमारे ओ पॉइंट से निकल के जा रहे हैं, ओ से निकल के जा रहे हैं, यानी ओ की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे सारे वेक्टर हमारे को इनिशियल वेक्टर हो गए। यानी वेक्टर अगर हम बात करते हैं वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी, वेक्टर ओ डी, वेक्टर ओ ई, वेक्टर ओ एफ, तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब होता है ऑल वेक्टर्स हैविंग द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जब वेक्टर के कॉमन हो जाते हैं तो उनको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। गॉट इट। तो को इनिशियल वेक्टर्स की नीड हम लोग को कब पड़ती है, जब हमको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना होता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इंपॉर्टेंट ये होती है कि अगर हमको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना, तो दोनों हमारे वेक्टर कैसे होने चाहिए, को इनिशियल होने चाहिए। ये चीज़ ध्यान देना। सपोज हमारे पास एक ये है वेक्टर और एक ये वेक्टर है, ठीक, इसको हम ओ बोले दे रहे हैं, सॉरी इसको हम ओ बोले दे रहे हैं। ये हमारे पास ए हो गया पॉइंट, ये पॉइंट बी हो गया, और इनके बीच का अगर हमको कोई भी एंगल फाइंड करना है तो बोथ वेक्टर शुड बी को इनिशियल। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इनके बीच का जो एंगल होगा, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, ये तभी होगा जब हमारा को इनिशियल दोनों वेक्टर यानी दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमको ध्यान देनी है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। को इनिशियल वेक्टर के बाद देखते हैं हमने क्या लिख रखा है, ठीक। कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर का मतलब हो गया कि अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो मेन चीज़ है, जो मैंने आपको बताया था कि लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर के लिए थोड़ा सा एप्रोप्रिएट बैठता है जाके कि कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, ठीक। तो अगर हम कोलिनियर वेक्टर्स की बात करें तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे लाई करते हैं, कॉमन लाइन ऑफ एक्शन पे लाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। सपोज
एक ये है, एक वेक्टर ये लिखा हुआ है, और एक हमने 3 अलग अलग लाइन सेगमेंट पे, ठीक है ना, बात की है। इसको हम बोल देंगे पॉइंट ए, इसको बोल देंगे बी, बोल देंगे सी, डी, ए, सॉरी ई और एफ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जानबूझ के मैंने इनको थोड़ा सा अलग अलग लिखा है। तो अब अगर हम बात करें कि जो हमारे पास अगर वेक्टर हम ए बी की बात करें, वेक्टर सी डी की बात करें, वेक्टर ई एफ की बात करें, तो ये तीनों वेक्टर हमारे कैसे होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। कैसे पता कर पा रहे हैं कि वेक्टर हमारे कोलिनियर होंगे? तीनों वेक्टर्स का जो है लाइन ऑफ एक्शन वो है, वो कॉमन है। तीनों वेक्टर का जो लाइन ऑफ एक्शन वो क्या है, कॉमन है। अब अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन की आपसे बात करूँ यहाँ पर, तो मैं ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। तो देखिए ज़रा, तो ये जितने भी हमारे पास यहाँ पर पॉइंट पड़ने वाले थे, सब देखो ज़रा एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो जब हमारे पास हर एक पॉइंट्स के लाइन ऑफ एक्शन इक्वल होंगे, तो जितने भी पॉइंट उस पर बनेंगे, उनसे लाइन सेगमेंट बनेंगे, उनसे जितने वेक्टर बनेंगे, वो सब कोलिनियर वेक्टर बोले जाएंगे। तो देख रहे हैं ना, अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने एक ये लिया था वेक्टर, ठीक, ऐसे सी यहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ तक, और सबका क्या है, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। हर एक वेक्टर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, यानी सबका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो वो सारे के सारे वेक्टर क्या होंगे, कैसे होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। कोई इनिशियल तो डिस्कस कर चुको, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, समझ रहे ना। तो जब कोलिनियर वेक्टर होते हैं, इनके लिए कुछ कंडीशंस हमको निकल के आते हैं कि कोलिनियर वेक्टर को हम कैसे प्रूफ करते हैं। न्यूमेरिकली अगर हम बात करें कोलिनियर वेक्टर कैसे प्रूफ करेंगे, तो जैसा कि मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रखा था यहाँ पर मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया कंप्लीटली। अब इसको समझिए ध्यान से, ये ए है, यहाँ पर एक पॉइंट सपोज बी बोला जा रहा है। कभी कभी वेक्टर की जगह पॉइंट्स की बात करता है, ये पॉइंट सी है। अब हमसे पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म पे दिया जाएगा, ठीक है ना। और हमसे बोला जाएगा कि प्रूफ करिए कि हमारे तीनों पॉइंट्स को कैसे कोलिनियर है। वेक्टर मेथड से हम लोग कोलिनियर अगर प्रूफ करते हैं, तो हमको ये ध्यान देना होता है कि हम इन तीनों में एक कॉमन पॉइंट हमारे पास होगा। अब चाहे आप ए को ले लो या फिर सी को ले लो, जनरली हम एंडिंग पॉइंट ही कॉमन पॉइंट के उस पर फॉर्म पे लेते हैं, जिससे हम रिप्रेजेंट कर पाएँ और रिलेट कर पाएँ। तो यहाँ पर अगर हमारे पास वेक्टर ए बी, समझ रहे, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी के बीच में कोई एक सर्टेन क्या मिल जाए, रेशियो मिल जाए, उनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे पास जो होगा को लीनियर वेक्टर बोले जाएंगे। यानी अगर वेक्टर ए बी लेमडा टाइम्स हो जाए वेक्टर ए सी के, तो वेक्टर ए मतलब पॉइंट ए बी सी कैसे हो जाएंगे, हमारे कोलिनियर वेक्टर बोले जाएंगे, ठीक। तो पॉइंट्स हमारे ए बी सी कोलिनियर होंगे, और जो लाइन सेगमेंट होगी वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी, ये हमारी कोलिनियर भी होंगी और पैरेलल भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। पैरेलल भी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन यही होती है कि हमारे पास किसी एक, अगर दो लाइन हमारे पास पैरेलल है, आप ऐसे समझिए, आप लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है सारी चीज़ें कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कि दो लाइंस पैरेलल तब बोली जाती है कि हम अगर किसी भी एक लाइन के कुछ पॉइंट्स ले लें और उनसे परपेंडिकुलर डालें दूसरी लाइन पर, और ये परपेंडिकुलर अगर हर एक परपेंडिकुलर इक्वल है, तो हम ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्लियर, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो अगर यही हम इनके बीच का जो सेपरेशन है बेटा क्या कर दें, जीरो कर दें, समझ ना, यही अगर सेपरेशन हम क्या कर दें, जीरो कर दें, यानी इस वाली लाइन को उठा के हम कहाँ पर ले, नीचे ले, तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सबकी डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो ये पॉइंट हम, ये जो लाइन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी। तो यही लाइन कोइंसाइड कर जाएगी, तो अब इस केस में भी हमारी कोलिनियर हो जानी है, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन भी हमारे पास सही होती है। अगर हमारे पास दो वेक्टर पैरेलल बोले जा रहे हैं कि प्रूफ करिए कि दो वेक्टर हमारे पैरेलल वेक्टर हैं, तो उनके लिए भी हम सेम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना कि दो पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स प्रूफ करवाना हो, क्या प्रूफ करवाना हो, कोलिनियर पॉइंट्स प्रूफ करवाना हो या पैरेलल वेक्टर प्रूफ करवाना हो, तो दोनों के लिए हम सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक। पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं नोट, पॉइंट्स ए बी सी, ठीक है ना,
आर कोलिनियर इफ वेक्टर ए बी इज लेमडा टाइम्स वेक्टर ए सी, या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं वेक्टर ए सी इज लेमडा टाइम्स वेक्टर ए बी। ठीक, तो ये कंडीशन हमारी होगी कोलिनियर की, ये पहली कंडीशन होगी। अब अगर हमारे पास कोई दो लाइन बोली जा रही है, सपोज हमसे बोला जा रहा है वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी आर पैरेलल, तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कंडीशन वेक्टर ए बी इज लेमडा टाइम्स वेक्टर ए सी। ठीक, या फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बोल रहे हैं वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर पी क्यू, इज पैरेलल टू वेक्टर पी क्यू, तो सेम कंडीशन अप्लीकेबल होगी कि जो वेक्टर ए बी होगा वो बेटा लेमडा टाइम्स हो जाएगा वेक्टर पी क्यू के। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स हो जाएगा वेक्टर पी क्यू के। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ओके, क्लियर। तो ये चीज़ आप क्या करोगे, ध्यान दोगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कोलिनियर होगा, क्या क्या कोलिनियर नहीं होगा। ओके, चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं। तो लगभग सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर के, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, निगेटिव ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल की। ठीक, अब हम क्या बात करेंगे बेटा, लॉ ऑफ ट्रायंगल की। लॉ ऑफ ट्रायंगल मतलब समझ रहे हैं ना, एक्चुअल में क्या है ना, ये हम दो वेक्टर्स को यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं, यानी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। मेनली यहाँ से हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ठीक, अब यहाँ पर हम एलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने बोला तो बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा, जीरो से पढ़ाऊंगा। आप एक बार पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत टफ नहीं होते, मेन वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी होता है। यहाँ पर हम अब एलजेब्रा की बात करते हैं। तो एलजेब्रा की बात करते हैं तो एलजेब्रा में बेसिक हम क्या सीखते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना, यही चीज़ें। तो हम केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करेंगे, सारी चीज़ें ना पढ़ा के, क्योंकि टाइम कम है। ठीक है ना, तो हम सारी चीज़ें यहाँ पर ना डिस्कस करके हम मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ट्रायंगल लॉ, हम सबसे पहले बात करते हैं एडिशन लॉ, दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। तो हम बात करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे। सपोज हमारे पास कोई दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर इसको हम बोल रहे हैं वेक्टर ए। ठीक, और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है वेक्टर बी, इसको हम बोल रहे हैं वेक्टर ए। ठीक, और ये हमारा दिया हुआ है वेक्टर बी। ठीक, तो अब इन दोनों वेक्टर को हमको ऐड करना है। तो बेसिकली जो हमारे पास इसको ऐड करने के दो रूल्स होते हैं। ठीक है ना, इन वेक्टर्स को ऐड करने के दो रूल्स होते हैं, जो कि मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है। ठीक है ना, देखेंगे जरा ऊपर मैंने क्या मेंशन कर रखा है, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। दो वेक्टर्स को अगर हमको ऐड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल लॉ की हेल्प से ऐड करेंगे या फिर हम पैरेललोग्राम। हालांकि पैरेललोग्राम भी हमारा ट्रायंगल लॉ से ही निकल के आता है। हम देखते हैं कि कैसे हम ट्रायंगल लॉ पे हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। चलिए, तो अगर हम ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं तो हमारे पास जो दो वेक्टर्स थे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, हम किसी एक वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज ये हमारे पास वेक्टर ए है। तो इस बार हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास पॉइंट होता है, ठीक है ना, इसको हम वेक्टर का टेल बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं वेक्टर का हेड। क्लियर। तो ये हमारे पास एक वेक्टर ए है। तो हमने क्या किया है, एक वेक्टर ए ड्रॉ किया है सबसे पहले। ठीक, दूसरे वेक्टर को हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, पहले वेक्टर के जो हेड है उससे हम दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड करेंगे। दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड करेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरे वेक्टर का टेल हो गया और पहले वेक्टर का हेड हो गया। ये एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरे वाले वेक्टर का टेल, सॉरी हेड, और ये हो गया टेल। तो अब हमारे पास रिजल्टेंट जो होगा, यानी अगर हम लोग पहले वाले वेक्टर के
टेल को दूसरे वाले वेक्टर के हेड से ज्वाइन करवा दें, ये तो ये जो हमारे पास बेटा निकल के आएगा इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो यानी अगर हम इनको 3 पॉइंट से बात करें, इनको अगर हम नॉमिनेट करें 3 पॉइंट्स पे ए बी सी, तो एक ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल ABC बनता है। तो इसीलिए हम इसको ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, यानी एक ट्रायंगल फ्रेम होता है। तो इस ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है, समझ रहे हैं ना, वो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को शो करेगा। यानी ये वाला वेक्टर हमारा क्या था? वेक्टर बी था। तो यानी यहाँ पर हमारे पास वेक्टर AC है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो वेक्टर AC हमको मिल रहा है, यानी वेक्टर AC इक्वल कैसे मिला है? वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC से। तो इसका यूज हमारा बहुत होता है, ठीक है ना, वेक्टर्स के जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं, फिगर वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए। बाकी कई सारे ट्रायंगल्स से प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हम साइन रूल, कोसाइन रूल अगर हम लोग बनाते हैं, उनका डेरिवेशन करते हैं, तो हम लोग ट्रायंगल रूल को क्या करते हैं? एप्लीकेबल लेके आते हैं। अब हम आगे की बात अगर आपसे करते हैं कि ये हो गया ट्रायंगल, तो यहाँ पर एक की पॉइंट निकल के आती है ट्रायंगल लॉ में, एक की पॉइंट निकल के आती है जो बहुत ही ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना। की पॉइंट क्या है कि अगर हम दो वेक्टर को ज्वाइन करते हैं, दो वेक्टर को ज्वाइन करते हैं, तो जो पॉइंट हमारा दोनों पे कॉमन होता है, जो पॉइंट हमारा दोनों पे कॉमन होता है, वो हमारा पॉइंट रिमूव हो जाता है। जैसे हमारे पास इसी की बात करते हैं, हमारे पास क्या आता है? एक वेक्टर AB हमने ऐड किया है इसके साथ वेक्टर BC, ठीक है ना। AB के साथ हमने क्या ऐड किया? BC। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? B। तो हमारे पास जो नया वेक्टर फॉर्म हुआ था, क्या फॉर्म हुआ था? वेक्टर AC फॉर्म हुआ था। तो यानी B वाला जो हमारा पॉइंट होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, तो डायरेक्ट वेक्टर AC मिल जाता है। तो हम कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इसका डायरेक्ट हम इसको ट्रिक के फॉर्म पे याद कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई PQ वेक्टर है, और PQ वेक्टर को अगर हम ऐड कर रहे हैं QR वेक्टर के साथ में, तो हमारे पास पॉइंट क्या कॉमन है? Q। तो यानी हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा वो P से R का वेक्टर निकल के आएगा, यानी हम उसको वेक्टर PR बोलेंगे। तो इसको हम एज ए की पॉइंट के फॉर्म पे लर्न कर लेंगे, और बहुत आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पर, नेक्स्ट हमारा है पैरेललोग्राम लॉ। तो हम पैरेललोग्राम लॉ को डिस्कस करेंगे, क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो सेम अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की दो साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड्स की अगर हम बात करें, सेकेंड बात करते हैं आपसे पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? अगर हम इसकी बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है कि दो वेक्टर हैं, वही AB, यानी वेक्टर A की बात करें जनरली, वेक्टर A और वेक्टर B, ठीक है ना। सपोज ये दो वेक्टर हैं, और ये दोनों वेक्टर हमारे किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें। इसको मैं O बोले दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं क्या बोले दे रहा हूँ? O, ठीक है ना। ये पॉइंट हमारा O है, और इसको मैं बोले दे रहा हूँ B, और इसको मैं बोले दे रहा हूँ A, ठीक। तो अब अगर ये हमारे पास वेक्टर OA, इसको हम वेक्टर A बोल रहे हैं, वेक्टर OB, इसको हम वेक्टर B बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये किसी एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें, तो पैरेललोग्राम रूल क्या बोलता है कि हम एक OA की पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक OB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम एक OB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, OB की पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट A से, ठीक, कुछ इस तरीके से। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली जो कि हमारा OB के पैरेलल है, और दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे हम OA के पैरेलल पॉइंट B से, ठीक। तो ये हमने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, इसको मैं C पॉइंट बोले दे रहा हूँ, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होंगे हमारे पास? इक्वल लेंथ, यानी इसकी और इसकी लेंथ हमारी इक्वल होगी, जो पैरेलल साइड्स थी अपोजिट साइड्स, और इसकी लेंथ हमारी यहाँ पर इक्वल है। यानी ये भी हमारा वेक्टर A का काम करेगा और ये वेक्टर B का काम करेगा। तो अब अगर हमारे पास हम इसके डायगोनल की बात करते हैं, समझ किसकी बात करें? अगर हम इसके डायगोनल की बात करें, तो जो डायगोनल होता है ना, वो हमारा किसका वर्क करता है? वो काम करता है रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक।
वो काम करता है रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास डायगोनल आएगा, जो हम ज्वाइन करवा रहे हैं इसको ए से सी तक ज्वाइन करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास ओ सी होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। जैसे ट्रायंगल लॉ पे हमने क्या सीखा है कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है ना, तो इसको आप देख रहे हैं कि ये हमारा हो गया कैसा, इस ओ ए वेक्टर का हेड, और ये पॉइंट हो गया ए सी वेक्टर का टेल। तो ये हमारा हो गया ए सी का हेड। अगर हम यहाँ पर ओ सी की बात करते हैं तो ओ सी हमारा क्या होगा, ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। किसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, हमारा वेक्टर ओ ए और ए सी का। तो यानी यहाँ पर जो हमारा ओ सी आएगा, वेक्टर जो ओ सी होगा वो हो जाएगा वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी के इक्वल। और ये वेक्टर ओ सी क्या है, वेक्टर ओ सी है हमारा डायगोनल। क्या है, डायगोनल। किसका डायगोनल है, पैरेललोग्राम का, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो यानी ये क्या, किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा और यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इसको हम पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। अब बोलोगे सर क्योंकि ये हमारी पैरेलल और इक्वल लाइन थी, तो वेक्टर बी ये है तो वेक्टर बी ये भी होगा, और वेक्टर ए ये है तो वेक्टर ए ये भी होगा, ठीक। तो ये एक पार्ट होता है, जैसे हम बोल सकते हैं ये ट्रायंगल लॉ का ही एक पार्ट है, इसको हम पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। तो जो हमारे पास डायगोनल मिला है, ये क्या मिला है, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर के फॉर्म पे मिल गया, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी तक हम क्या सीख रहे थे, दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं और ऐड करने पर क्या प्रॉपर्टीज मिलती हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो सपोज हमारे पास क्या किया, दो वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हम बोले दे रहे हैं लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। नल वेक्टर नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर्स आर नॉन जीरो वेक्टर्स। अगर ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हों, ठीक, तो एडिशन, जो वेक्टर एडिशन होता है बेटा कॉम्यूटेटिव होता है। फर्स्ट रूल क्या होता है, वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। यानी हम वेक्टर ए के साथ में वेक्टर बी को ऐड कर दें या वेक्टर बी के साथ में वेक्टर ए को ऐड कर दें, तो जो दोनों का रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए प्लस बी मिलेगा। क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्लियर। सेकंड हमारा होता है एडिशन लॉ ऑफ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ यानी वेक्टर जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी हम वेक्टर्स को क्या करेंगे, रीअरेंज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी और सी का सम ऐड किया गया है, ठीक। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम को वेक्टर सी के साथ ऐड करने पर क्या होगा, इक्वल मिलेगा। यानी यहाँ पर अगर हम लोग वेक्टर को रीअरेंज करते हैं तो वेक्टर का एडिशन हमारा अनचेंज रहता है। यानी सब दोनों के रिजल्ट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी ब्रैकेट पे इक्वल होगा ब्रैकेट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी। तो वेक्टर एडिशन जो होता है वो हमारा कैसा होता है, एसोसिएटिव होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करते हैं, तीसरा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी वेक्टर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो एक चीज़ आप याद रखना बेटा कि अगर हम वेक्टर का एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो जो नल वेक्टर होता है वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है। नल वेक्टर वेक्टर एडिशन के लिए क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। यानी किसी भी वेक्टर, सपोज हमारे पास क्या है, कोई एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए में हम क्या ऐसा ऐड कर दें कि हमको फिर से वही वेक्टर मिल जाए। समझ, किसी एक वेक्टर में हम कौन सी एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी ऐड कर दें कि हमको वही वेक्टर मिल जाए। तो सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ से हमको वेक्टर एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो वेक्टर के इक्वल दिख रही है, ठीक। तो जो नल वेक्टर होता है इसी को हम नल वेक्टर बोलते हैं या जीरो वेक्टर बोलते हैं, ठीक, नल या फिर जीरो वेक्टर। तो जो जीरो वेक्टर होता है वो क्या होता है, हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है किसी वेक्टर के एडिशन के लिए। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होगा कि अगर हम किसी वेक्टर ए पर कोई एक ऐसी वैल्यू ऐड कर दें जिससे हमको क्या मिल जाए, उसकी आइडेंटिटी, वेक्टर की एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। और हमने एडिटिव आइडेंटिटी क्या निकाला है, जीरो निकाला है।
तो यानी जो वेक्टर x होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर a के। तो यानी हमारे पास क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है वेक्टर का, उसी वेक्टर का जो निगेटिव वेक्टर होता है वो क्या होता है, हमारा एडिटिव इनवर्स होता है, निगेटिव वेक्टर। ठीक, जो निगेटिव वेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। सपोज हमारे पास क्या है, वेक्टर ए बी है, इसका जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का वेक्टर बी ए जो होगा वो होगा हमारे पास एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना। तो वेक्टर ए बी का जो हमारे पास होगा एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का वेक्टर बी है। तो किसी भी वेक्टर का जो निगेटिव होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी वेक्टर को अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे मेन फैक्ट होता है कि पोजीशन वेक्टर क्या है। तो पोजीशन वेक्टर हम अगर देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर के लिए हमको नीड होती है फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिक्स पॉइंट की। पोजीशन वेक्टर किसी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, जिसको हम ओरिजिन बोल देते हैं, बुक्स में ओरिजिन बोला जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ की स्टार्टिंग ओरिजिन से होती है इसलिए हम उसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है ना। अब समझिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर होता है जब हम किसी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में कई सारे वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो वो उस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर ड्रॉ किए जाते हैं वो पोजीशन वेक्टर बोले जाते हैं। अब सपोज हमने आपसे बोल दिया क्या है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक मिनट, हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सपोज हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है ए, पॉइंट ए दिया हुआ है, क्लियर। और दूसरा हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है सी। ठीक, और हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है हम एफ बोले दे रहे हैं, सॉरी डी बोले दे रहे हैं। ठीक है ना, पॉइंट हम डी बोले दे रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि ये कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है ना। अब इन पॉइंट्स की हम पोजीशन देखते हैं किसी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में। कोई एक फिक्स पॉइंट हमारे पास ओ है, ओ को हम फिक्स पॉइंट बोल रहे हैं, ओ इज द ओरिजिन, ओ को हम फिक्स पॉइंट बोल रहे हैं। अब अगर हम इस ओ से, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से, ओ से हम वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, इस फिक्स पॉइंट से कुछ वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं, इससे इस ओ से हमने ए पर वेक्टर ड्रॉ किया, ओ से सी पर वेक्टर ड्रॉ किया। ठीक, और इसी से हमने डी पर वेक्टर ड्रॉ कर लिया। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, पॉइंट सी को हम थोड़ा सा भी शिफ्ट करेंगे। ठीक है ना, पॉइंट सी को थोड़ा सा हम शिफ्ट कर रहे हैं और इनकी पोजीशन फिर से हम देख रहे हैं। देखते हैं, इस सी पॉइंट से हमने क्या किया, ओ से वेक्टर लिया और डी पॉइंट से हमने ओ से वेक्टर लिया। तो इस ओ के रिस्पेक्ट में हमने 3 पॉइंट लिए हैं, ए बी और सी। इस ओ के रिस्पेक्ट में हमने 3 पॉइंट्स लिए ए बी सी, और इन तीनों पॉइंट्स के जो वेक्टर ड्रॉ होंगे ये तीनों वेक्टर हमारे पोजीशन वेक्टर बोले जाएंगे, पॉइंट ए सी डी के। तो यानी अगर हम बात करें पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो वेक्टर ओ ए होगा, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी होगा, पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर ओ डी होगा। क्लियर। तो यानी इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, इसको हम बोलते हैं, सॉरी ये सी है क्योंकि ओ सी है, इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी। तो पोजीशन वेक्टर समझ में आया। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये हो गया कि हम किसी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में कई सारे वेरिएबल्स पॉइंट के जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं, उन वेरिएबल्स पॉइंट के जो वेक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स। अब अगर हम दो वेरिएबल्स पॉइंट के बीच में, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर आप दो पॉइंट लीजिए ए, एक पॉइंट हम ले रहे हैं बी
एक पॉइंट ले रहे हैं हम सी। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स के बीच वेक्टर ड्रॉ करें, क्योंकि ये तीनों वेरिएबल पॉइंट थे, तो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी या फिर वेक्टर बी सी, इनमें से कोई भी वेक्टर पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करेगा अनटिल हमसे ये ना बोला जाए कि इधर ए और बी और सी आर द फिक्स्ड पॉइंट। क्योंकि ये तीनों हमारे वेरिएबल्स पॉइंट्स हैं, फिक्स पॉइंट इनमें कोई भी नहीं है, तो इनसे जितने भी वेक्टर ड्रॉ होंगे ये सब के सब वेक्टर ए बी केवल बोले जाएंगे। इनको सिंपली वेक्टर ए बी बोल देंगे या वेक्टर बी सी बोल देंगे या फिर वेक्टर ए सी बोल देंगे, बट इनको हम पोजीशन वेक्टर नहीं बोलेंगे क्योंकि ए बी सी में कोई भी हमारा पॉइंट फिक्स नहीं है। अब इसी में अगर आपसे बोल दिया जाता कि ओ इज द फिक्स पॉइंट and P, Q, R are the sum points, then the vector drawn from the point O to P, O to Q and O to R are known as the position vector. इनको हम क्या बोलेंगे बेटा? पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। तो पोजीशन वेक्टर हमेशा O से अलग अलग पॉइंट पर होता है, फिक्स पॉइंट्स होता है। तो ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ठीक। तो वेक्टर OP, वेक्टर OQ और वेक्टर OR ये क्या है? पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट PQR के पोजीशन वेक्टर को। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आया होगा, क्या O के रिस्पेक्ट में ही केवल हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं? O की प्लेस पे हम क्या कोई दूसरा वेक्टर नहीं ले सकते जो पोजीशन वेक्टर बन जाए? बिल्कुल ले सकते हैं, बट उसके लिए हमको पहले ही आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि A इज फिक्स पॉइंट। अगर हमने बोल दिया A हमारा एक कोई फिक्स्ड पॉइंट है, तो A से जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उनके जो वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, A से इस पॉइंट का वेक्टर, A से इस पॉइंट का वेक्टर, A से इस पॉइंट का वेक्टर, A से इस पॉइंट का वेक्टर। सपोज हमने इसको बोल दिया P, इसको बोल दिया Q, इसको बोल दिया R, इसको बोल दिया S। तो अब जो वेक्टर हमारे ड्रॉ हुए हैं A से P, A से Q, A से R, A से S, तो यहाँ पर वेक्टर AP, वेक्टर AQ, वेक्टर AR, वेक्टर AS, ये बेटा सब क्या है? ये सारे के सारे हमारे वेक्टर्स जो होंगे इनको हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर। तो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जरूरी नहीं कि O हो, बट इन जनरल अगर आपसे बोला जाए कि राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, तो वी विल राइट वेक्टर OA। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, तो वी विल राइट वेक्टर OB। क्लियर? तो ये चीज आपको विशेष ध्यान देनी है। अब हम लोग क्या यहाँ पर स्टडी करेंगे? सेक्शन फार्मूला से पहले हम कुछ देखना चाहेंगे कि हमारे पास किसी भी एक वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक। सपोज हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोई एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इसको हम वेक्टर बोले दे रहे हैं AB, क्योंकि हमने इसको पॉइंट A पॉइंट B बोल दिया, इसको हमने वेक्टर AB बोल दिया, और हमको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो एक फिक्स पॉइंट लेना पड़ेगा। मैंने O को फिक्स पॉइंट ले लिया। अब O से हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम पॉइंट O से B का वेक्टर निकालेंगे, ठीक, और पॉइंट O से A का वेक्टर निकालेंगे। तो हम O से B पर डायरेक्शन देंगे, क्योंकि हम पॉइंट O से ले रहे हैं, O से A और O से B पर हम डायरेक्शन दे देंगे। तो OB और OA हमने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ले लिया। पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर OB है, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर OA। अब अगर हम ट्रायंगल लॉ की बात करें तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास हम OAB को ट्रायंगल की बात करें, OAB को हम एक कंप्लीट ट्रायंगल बोले, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये वाली जो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारा हेड दिख रहा है, ठीक है ना, ये इसका टेल है और ये OB का टेल है और ये हमारा हेड है। तो जो OB है वो रिजल्टेंट वेक्टर की तरीके ट्रीट होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एडिशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एडिशन, ठीक। क्या होगा हमारे पास जो वेक्टर OB होगा, वेक्टर OB वो रिजल्टेंट वेक्टर है किसका? वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB का, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यहाँ से क्योंकि हमको AB को पोजीशन वेक्टर पे रिप्रेजेंट करना था, तो यहाँ से हम वेक्टर AB फाइंड कर लेंगे।
तो वेक्टर ए बी क्या मिल जाएगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो सिंपली हम किसी भी वेक्टर को उसके पोजीशन वेक्टर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, उसके फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो यानी सपोज हमारे पास बोला जा रहा है, अब इसी को अगर हम लिखना चाहें तो वेक्टर ए बी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर हम ए बी को लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब लास्ट पॉइंट पहले बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ऑफ ए, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए बी का पोजीशन वेक्टर। सिंपली अगर इसी पे हमसे बोला जाए फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ, जैसे हमसे बोला जा रहा है फाइंड द पोजीशन, राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू, तो हमको पी क्यू का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो इसको हम डायरेक्ट बोल देंगे वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। जैसे हमको लिखना है आर एस का पोजीशन वेक्टर लिखना है, ठीक है ना, इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म पे लिखना है, तो वेक्टर ओ एस माइनस ओ आर, तो ये हमारे पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारे पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं। क्लियर, किसी एक वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये चीज़ क्लियर। तो पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर। अब हम आगे की बात करते हैं आपसे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें हम एक एग्जांपल और देखना चाहेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल, सपोज हमसे बोला जा रहा है कि if vector OP is equals to 2 vector A plus vector B and OQ equal minus vector A minus vector B, then find हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है वेक्टर पी क्यू, ठीक। हमको क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ पर वेक्टर पी क्यू फाइंड करना है। तो सिंपल है, वेक्टर पी क्यू फाइंड करने के लिए हम लोग किसकी हेल्प ले लेंगे, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर्स की। तो आपको पता है वेक्टर पी क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। इसको हम बोल देंगे वेक्टर ओ क्यू माइनस ए वेक्टर ओ पी। तो वेक्टर ओ क्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू गिवन है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ओ पी की वैल्यू रखेंगे तो 2 टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक। तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो माइनस वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कैंसिल आउट हो गया टर, उसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, और हमको मिल गया बेटा कितना, -2 वेक्टर ए -2 वेक्टर ए, तो हम ऐड करके क्या बोल सकते हैं, माइनस का 3 वेक्टर ए, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं किसी एक वेक्टर को, क्लियर, उनके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म पे। बेटा अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मतलब क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो हम सेक्शन फार्मूला को डिस्कस करेंगे कि हमारा सेक्शन फार्मूला क्या होता है। ओके, तो सेक्शन फार्मूले के लिए हम लोग सबसे पहले बात क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूला होता क्या है। सेक्शन फार्मूला का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक, हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है, इस ए बी लाइन सेगमेंट को कोई एक तीसरा पॉइंट हमारा है, कोई तीसरा पॉइंट है, सपोज तीसरा पॉइंट हमारा P है, तीसरा पॉइंट P है, ठीक है ना, वो इंटरनली इसको क्या करता है, वो डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में, AP और PB में, AP और PB में। तो हमको P के पोजीशन वेक्टर बताने होते हैं, तो ये हमारा वेक्टर में सेक्शन फार्मूला होता है कि इफ A and B are the 2 ends point of a line segment, then find the position vector of point P which divides the line segment AB in ratio lambda is to mu. Some book says M is to N, but I am writing over here lambda is to mu. तो हम यहाँ पर जो ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं, जो AB और PB को जो
पॉइंट P जो है हमारा वो डिवाइड कर रहा है, कुछ रेशियो पे डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो हमारा बेटा लेमडा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो, सॉरी, ये हमारा म्यू है, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पर क्या बताना है, अब हमको यहाँ पर बताना है कि हमारे पास इस P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो लेट्स से, तो यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट P ले लिया, O ले लिया, क्योंकि O हमारा क्या होगा, बताएगा पोजीशन वेक्टर। तो देखते रहो, तो हम क्या करेंगे, O से पॉइंट B को ज्वाइन करवाएंगे और O से पॉइंट A को ज्वाइन करवाएंगे और O से पॉइंट P को ज्वाइन करवाएंगे। तो हमको OB मिल गया, OP मिल गया और OA मिल गया। क्लियर? यानी B का पोजीशन वेक्टर OB होगा, A का पोजीशन वेक्टर OA होगा और P का पोजीशन वेक्टर OP होगा। तो यहाँ पर हम इनको डायरेक्शन दे देंगे, O से B, O से A और O से P। अब आगे की कहानी ये है कि हमने, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड रखा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट था इनिशियल पे, तो हमारे पास जो लाइन AP है और जो PB है सेगमेंट, AP और PB, इनका जो रेशियो है जनरली वो क्या हमारा लेमडा और म्यू का है। तो हम इसको लिख सकते हैं AP अपॉन PB इक्वल लेमडा अपॉन म्यू। तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ के देखेंगे कि इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं। म्यू और लेमडा को हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे तो मिल जाएगा म्यू टाइम्स AP इक्वल लेमडा टाइम्स PB। ठीक, क्योंकि लेमडा और म्यू हमारे पास क्या है, एक रेशियो को बना रहे हैं, तो ये हमारे कोई कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटीज होंगी। बट क्योंकि हम वेक्टर AB, या क्योंकि हम यहाँ पर B और A को हमने पोजीशन वेक्टर पे लिख रखा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इस AB की भी डायरेक्शन दे दूंगा, क्योंकि हमारे पास लाइन सेगमेंट AB था तो वेक्टर AB हम बोल सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन पर वेक्टर लेने जा रहे हैं। तो म्यू पर वेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि म्यू हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटीज है। तो AP हमारा लाइन सेगमेंट को बता रहा था, तो जो वेक्टर AB को डिनोट करने लगेगा, और इसको बोल सकते हैं लेमडा टाइम्स वेक्टर PB, क्योंकि अब हमने दोनों साइड पे वेक्टर्स ले लिए। अब आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी ये है कि अब हम क्या करेंगे, हमको क्योंकि P का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना था, तो AP और PB को हम पोजीशन वेक्टर पे यहाँ पर ब्रेक कर लेंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं म्यू टाइम्स वेक्टर OP माइनस वेक्टर OA। ठीक, इक्वल ये मिल जाएगा हमारा बेटा लेमडा टाइम्स वेक्टर OB माइनस OP। अब आगे क्या करेंगे, म्यू का मल्टीप्लाई और लेमडा का मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मिल जाएगा म्यू टाइम्स वेक्टर OP माइनस म्यू टाइम्स वेक्टर OA इक्वल लेमडा टाइम्स वेक्टर OB माइनस लेमडा टाइम्स वेक्टर OP। अब हम कलेक्ट करेंगे OP को दोनों साइड से, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा म्यू प्लस लेमडा। OP को हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड पे लेके आ रहे हैं, ये मिल जाएगा म्यू प्लस लेमडा, और OP को मैंने कॉमन निकाल दिया। और हम क्या कर रहे हैं, म्यू वाला साइड हम राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो मिल जाएगा लेमडा टाइम्स वेक्टर OB प्लस म्यू टाइम्स, थोड़ा सा राइटिंग बेटा है तो मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना, म्यू टाइम्स वेक्टर OA। तो यहाँ से हम OP निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। वेक्टर OP हमको मिल जाएगा म्यू टाइम्स वेक्टर OA प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर OB अपॉन लेमडा प्लस म्यू। तो ये इंटरनल डिवीजन के लिए हमारे पास क्या बन जाता है, एक फार्मूला बन जाता है। समझ रहे, ये इंटरनल डिवीजन के लिए हमारे पास क्या बन जाता है, एक फार्मूला बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको हम बोलेंगे, ठीक, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक हमारा फार्मूला बन गया, ठीक है ना। क्लियर? तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया, क्या, ये बन गया हमारा वेक्टर OP इक्वल म्यू टाइम्स वेक्टर OA प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर OB अपॉन लेमडा प्लस म्यू।
क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। यहाँ पर P जो हमारा है बेटा वो इंटरनली डिवीजन है इसका, तो यहाँ पर प्लस साइन है। अगर ये P हमारा कहीं आउटसाइड होता लाइन सेगमेंट ए बी के, तो यहाँ पर हम माइनस साइन दे देते, तो हमारा फार्मूला बन जाता है म्यू टाइम्स वेक्टर ओ ए माइनस लेमडा टाइम्स वेक्टर ओ बी अपॉन लेमडा प्लस म्यू। अब एक चीज़ यहाँ पर सोचने वाली है, सॉरी यहाँ पर म्यू माइनस लेमडा होता है, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास लेमडा निगेटिव जा रहा है या म्यू निगेटिव जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन आते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अगर P हमारा मिड पॉइंट हो जाता, आगे की कहानी ये है कि अगर P हमारा मिड पॉइंट हो जाता, तो अगर P हमारा मिड पॉइंट हो जाता तो क्या कंडीशन बनती, इफ P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के क्या पोजीशन वेक्टर निकल के आएंगे लाइन सेगमेंट के लिए, तो यहाँ पर लेमडा और म्यू की वैल्यू बराबर हो जाती है, हम उनको 1 बोले दे रहे हैं, 1 और 1 के रेशियो में डिवाइड करते, तो जो हमारे पास वेक्टर OP की वैल्यू मिल जाती बेटा, उसको हम बोल देते 1 इंटू वेक्टर OA, डेट मीन्स वेक्टर OA प्लस लेमडा की वैल्यू भी 1 हो जाती, वेक्टर OB अपॉन 1 प्लस 1 हो जाता 2। तो ये हमारे पास हो जाता किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, उन्हीं के सम का एवरेज होता है। ये चीज़ क्लियर। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने वेक्टर का स्टार्टिंग किया और हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्शन फार्मूले तक। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे कि सेक्शन फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, और प्रीवियस ईयर के जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके बोर्ड पे उनकी डिस्कशन करेंगे। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हर एक मेरा लेक्चर आप प्रॉपरली देखिए, अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। जो लोग भी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, किसी भी बोर्ड के हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर हमारे सेंटर बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं कुछ लेक्चर्स अगर आपके कुछ मतलब कलीग्स, आपके साथी दोस्त अगर हिंदी मीडियम के हैं तो मैं उनके लेक्चर भी जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया तो मैं लाइव स्ट्रीम जाके भी आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लेक्चर लेने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर एक स्टूडेंट्स को उसके 100% मार्क्स मिले मैथमेटिक्स में। हर एक टॉपिक में प्रॉपरली बताऊंगा, बहुत ही मतलब अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग हर एक टॉपिक के बारे में, और हर एक टॉपिक से रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बाकी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इसके। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मतलब देख सकें। जो बच्चों ने, जिन बच्चों ने मतलब अभी स्कूल जो लोग नहीं गए हैं, या जिनका मतलब वेक्टर यूनिट या फिर मैथमेटिक्स बहुत वीक है, कोई भी पर्टिकुलर लेक्चर हो, आप जाके देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए लेक्चर में आपको और किस चीज़ की नीड है, ठीक है ना। प्रॉपर सारी चीज़ें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका सबसे वीक टॉपिक कौन सा है, उस पर भी हम आपको जल्दी से जल्दी ही वीडियो बना के देंगे। तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा हमको मोटिवेशन मिलेगा, और उतने अच्छे अच्छे वीडियो बना के डालेंगे, और उतनी मेहनत करने में भी हमको और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।